तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी के अध्याय 1 के भाग घ खनिज संसाधन के जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसे मैं समाप्त करने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न तथा इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाइए क्लिक करके आप इसके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न तथा ये आप देख सकते हैं इधर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसे आप तैयारी कर लीजिए और उसे कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसकी संख्या 8 है इसे अब हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। यानी कि खनिज के कितने प्रकार होते हैं उनके क्या करना है स्टूडेंट, उदाहरण के साथ बताना है। तो आइए हम लोग देखिए इसका उत्तर हम लोगों को इस तरह से लिखना है। यही प्रश्न है ना, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का 100 उदाहरण परिचय दीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सर धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे खनिज जिसमें धातु होता है, देखिए है ना यहाँ पर, वैसे खनिज जिसमें धातु होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। यानी कि जितने भी धात्विक खनिज होगा उसमें धातु का मात्रा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह धात्विक खनिज है। जैसे कि लौह अयस्क, तांबा, सोना, क्रोमियम इत्यादि। इसी तरह बहुत सारे धात्विक खनिज होगा और उसमें धातु का मात्रा होगा। दूसरा है अधात्विक खनिज, नाम से ही पता चलता है अधात्विक, यानी कि इसमें धातु की मात्रा नहीं होगा। वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? वैसे खनिज स्टूडेंट जिसमें धातु की मात्रा नहीं होता है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, ये जो जितने भी खनिज है इसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर का प्रश्न होता है समाप्त। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का उदाहरण भी पूछा था तो मैंने परिभाषा के साथ उदाहरण भी दिया। ठीक है, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे इस चैनल को, क्योंकि इसी तरह का वीडियो ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट और लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। आइए दूसरा प्रश्न देखिए हम लोगों का क्या है। चलिए देखिए है, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है, तुलना करने के लिए कहा गया है। यानी कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है तो वही पूछा है। तो जब भी अंतर अगर पूछे ना तो आपको इस पोजीशन में लिखना है, यानी कि एक तरफ धात्विक दूसरा तरफ अधात्विक। मैं केवल धात्विक अधात्विक का ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी प्रश्न आपके फ्यूचर में आएंगे अगर उसमें अंतर की बात करेगा तो आप लोग इस तरह से उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो पहले आप लोग को इस तरह से लिखना है धात्विक खनिज, दूसरा लिखना है अधात्विक खनिज, उसके बाद उत्तर देना है। तो देखिए 1 नंबर देके, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। जो धात्विक खनिज होता है अगर आप लोग उसे गलाइएगा तो उससे धातु प्राप्त होगा, क्योंकि वो धातु के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा है अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें धातु है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, दूसरा है ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। याद रखिएगा, जो धात्विक खनिज होते हैं कठोर यानी कि मजबूत के साथ साथ चमकीले यानी कि ये चमकता है। ठीक है, लेकिन अधात्विक में देखेंगे तो इसकी अपनी चमक नहीं होती है। यानी कि जो अधातु होता है उसमें कोई उसका पर्सनली चमक नहीं होता है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। तीसरा है ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। जो धात्विक खनिज होता है वो कहाँ मिलता है, आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो अधात्विक खनिज होता है
वो परतदार चट्टानों में मिलता है, लेकिन जो धात्विक खनिज होता है वो आग्नेय चट्टानों में मिलता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे पूरा कंठस्थ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा अंतर हो जाएगा कि इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है। यानी कि जब आप इसे पीटिएगा, धातु को पीटिएगा तो ये टूटेगा नहीं, ये जो है ना इस तरह से जो ना फिसल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए च्युइंगम को ऐसे समझिए, जब आटा की लोई को आप लोग ऐसे मम्मी लोग उसको जब बेलती है तो कैसे वो पूरे हो जाता है, हाँ फैल जाता है ना, उसी तरह ये फैल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, यानी तार बोले तो उसे लंबा टाइप का नहीं किया जा सकता है, ये पीटने पर चूर चूर हो जाता है। जो अधात्विक होता है खनिज, उसे आप पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है। भारत के खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन करें। यानी कि भारत में कितने खनिज पेटियां हैं। पेटियां से आप लोग ये समझिएगा जहां से खनिज निकाला जाता है या फिर जहां से खनिज प्राप्त होता है, ठीक है। भारत के खनिज पेटियों का नाम लिखना है, जितना है पेटी वो उसका नाम लिखना है और किन्हीं दो का वर्णन कर देना है। वही यहाँ पर है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं। भारत में कितने प्रमुख खनिज की पेटियां हैं, तो 3 गो है जहां से खनिज निकाला जाता है। पहला है उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिणी पश्चिम पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश। ये 3 है जहां से खनिज निकाला जाता है भारत में। लेकिन आपको वर्णन जो है स्टूडेंट, वर्णन किन्हीं दो का करना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि भारत में कितने खनिज पेटियां हैं, किन्हीं दो का वर्णन करें। तो आइए अब हम लोग किन्हीं दो का वर्णन करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं उत्तरी पूर्वी पठार। क्या लेते हैं स्टूडेंट, उत्तरी पूर्वी पठार। देखिए यहाँ पर उत्तरी पूर्वी पठार में छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी पठार में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट तथा फास्फेट का भंडार है। यानी कि आप लोग देखें कि उत्तरी पूर्वी पठार में किसका भंडार है और यहीं से निकाला जाता है खनिज, ठीक है। दूसरा देखिए है हम लोगों का दक्षिणी पश्चिमी पठार, क्योंकि दो का वर्णन करने के लिए कहा गया था, तो दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। देखिए इसको, दक्षिणी पश्चिमी पठार में कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार स्थित है। किसका पठार स्थित है, कर्नाटक और तमिलनाडु का पठार स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी पठार में लौह अयस्क, लौह अयस्क याद रखिएगा, इसी से लोहा बनता है, लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि पाया जाता है, ठीक है। देश की सभी, ठीक है याद रखिएगा, देश की सभी तीनों सोने की खान दक्षिणी पश्चिमी पठार में है। यानी कि जहाँ से सोना निकाला जाता है वो कहाँ है, दक्षिणी पश्चिम पठार में है। तो इस तरह से आप दो का लिख दीजिएगा, वर्णन करके हो गया। आप लोग हर एक चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि एग्जाम टाइम में आपको काम दे सके। आइए चौथा प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का, लौह अयस्क का वर्णन कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। यानी कि जो लौह अयस्क है ना, उनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है कि उनको कितने भागों में बांटा गया है या उनके कितने प्रकार होते हैं, एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख करना है, वर्णन करना है, लिखना है। तो आप लोग इसका जवाब इस तरह से देंगे कि लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट होता है। आइए अब हम लोग हेमाटाइट, मैग्नेटाइट तथा लिमोनाइट के बारे में विस्तार से जानते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहला प्रकार हम लोग का हेमाटाइट है। हेमाटाइट में 68% लोहा का अंश होता है। यानी कि जो हेमाटाइट होता है ना लौह अयस्क, इसमें 68, कितना स्टूडेंट, 68% लौह अयस्क का अंश पाया जाता है। हेमाटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जो हेमाटाइट होता है ना, इसे हम लोग लाल अयस्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी के सभी, ये जो मैं अभी तीनों बताया ये क्या है, लौह अयस्क है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं ये क्या है, तो ये लौह अयस्क के नाम है 3, ठीक है।
तो पहला हम लोगों ने देखा कि हेमाटाइट होता है जिसमें कि 68% लोहा का अंश पाया जाता है, जिसे हम लोग लाल अयस्क के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है हम लोगों का मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में 60% लोहे का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क के नाम से जाना जाता है। कौन अयस्क? काला अयस्क। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा कि काला अयस्क के नाम से किसे जानते हैं, तो मैग्नेटाइट को जानते हैं। फिर तीसरा हम लोग का लिमोनाइट। क्या स्टूडेंट? लिमोनाइट। लिमोनाइट में 40% लोहा का अंश पाया जाता है, मात्र 40% लोहा का अंश पाया जाता है। लिमोनाइट को पीला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। कौन अयस्क के नाम से जानते हैं? तो पीला अयस्क का। तो आइए एक एक करके हम लोग ये समझते हैं पहले कि हेमेटाइट को, यानी कि हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लाल अयस्क के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग का मैग्नेटाइट, इसे हम लोग काला अयस्क के नाम से जानते हैं। और लिमोनाइट, इसे हम लोग पीला अयस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। एक में 68% लोहा का अंश पाया जाता है, दूसरा में 60 और तीसरा में 40% लोहा का अंश पाया जाता है। अब है हम लोगों का 5वां नंबर का प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं कि 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी कि बोल रहा है कि भारत में जो लौह अयस्क है ना, उसका वितरण पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ है। देखिए स्टूडेंट, 1950 से 1951 में, यानी कि एक साल के अंदर 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ है, जो कि 2004 से 2005 में बढ़कर 1427.1 लाख टन हो गया है। यानी इसमें क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। भारत में लौह अयस्क कर्नाटक, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, गोवा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। प्रश्न बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। सोचिए स्टूडेंट, ठीक है, करता है। छत्तीसगढ़ दूसरा उत्पादन राज्य है। छत्तीसगढ़ लोहा के उत्पादन में दूसरा है। पहला क्या है? कर्नाटक, और दूसरा क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 20% उत्पादन करता है। यहाँ का अधिकांश लोहा, देखिए यहाँ पर है ना स्टूडेंट, यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो भी लोहा का उत्पादन किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है, उसका अधिकांश जो है ना हिस्सा क्या किया जाता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को भेज दिया जाता है। यानी कि बेचा जाता है, इसे समझिए, निर्यात किया जाता है। तीसरा उत्पादन राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा, जो देश का लगभग 19% लोहा का उत्पादन करता है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। गोवा चौथा है। ठीक है, गोवा क्या है? चौथा है। चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। 16% देश का, कितना? यहाँ देखिए, 16% देश का लोहा यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ के, और यहाँ दिया गया स्टूडेंट कि यहाँ के मरमागांव पतन से लोहा निर्यात किया जाता है। फिर है कि झारखंड देश का 5वां बड़ा लोह अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन भी करता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आपको एक चीज़ माइंड में रखना होगा कि लोहा के उत्पादन में सबसे बड़ा अगर राज्य है तो वो है कर्नाटक। वो क्या है? कर्नाटक। यहाँ पर आप देखिए, लोहा के उत्पादन में अगर सबसे ज़्यादा है तो कर्नाटक है। दूसरा कौन है? तो छत्तीसगढ़ है दूसरा। ठीक है, तीसरा कौन है? तो तीसरा है आप लोगों का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, तीसरा हो जाएगा उड़ीसा। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा, यहाँ देखिए, गोवा है ना, गोवा देश का चौथा। और पांचवा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का? पांचवा होगा झारखंड, है ना, यहाँ पर झारखंड। तो इस तरह से पांचों के नाम याद रखिएगा। आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको पूरा याद हो जाएगा स्टूडेंट। अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि मैग्नीज
अथवा बॉक्साइट के उपयोगिता तथा देश में इनके वितरणों का वर्णन करें। यानी कि मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता क्या है ये बताना है और देश में इनका वितरण का बताना है कि कहाँ कहाँ ये होता है। आइए हम लोग इसका 6 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर है। मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी इस्पात, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, जिसे मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बताया था, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस, पेंट, कीटनाशक दवा बनाने के लिए जो है कि स्टूडेंट मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? मैग्नीज का उपयोग किसके किसके लिए किया जाता है? तो जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, फिर यहाँ पर मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है, शुष्क बैटरी बनाने के लिए किया जाता है, पेंट के लिए, कीटनाशक दवा के लिए, माचिस के लिए, चमड़ा के लिए, फोटोग्राफी, इतने चीज़ों को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए जो है मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। फिर है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत का स्थान है ना वो तीसरा स्थान है। ठीक है, भारत में मैग्नीज का संचित भंडार कितना है? तो 1670 लाख टन है। ठीक, भारत में मैग्नीज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में अगर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणीय है। जो हम लोग का क्या है, उड़ीसा है, वो मैग्नीज के उत्पादन में आगे है, वह अग्रणीय है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37.6% मैग्नीज उत्पादन होता है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, उत्पादन होता है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैग्नीज उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश 21% मैग्नीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य बना है। फिर है कर्नाटक में पहले यहाँ देश का 1/4 मैग्नीज होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो गया। पहले ज़्यादा होता था लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद है कि आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का, किसका, सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है स्टूडेंट। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ भी काफ़ी कम है कि आंध्र प्रदेश में देश के सकल घरेलू उत्पादन का कितना स्टूडेंट, सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। अब 7वां प्रश्न है कि अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी कि अभ्रक का क्या उपयोग है एवं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वही वह वितरण पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर देखिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग समझते हैं ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री वगैरह जो होता है, क्योंकि वहाँ पर इसका काम पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आयुर्वेदिक दवा, विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत विश्व में शीत अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। क्या है? याद रखिएगा, भारत विश्व में शीट नाम है, याद रखिएगा, शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारत में अभ्रक का कुल भंडार 5965 टन है। भारत में अभ्रक का कुल भंडार कितना है स्टूडेंट? 5965 टन है। भारत में अभ्रक बिहार, झारखंड, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उनका बात हो रहा है कि भारत में अभ्रक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। बिहार झारखंड भारत का 80% अभ्रक उत्पादन करता है। यानी कि बिहार और झारखंड मिलके ही 80% अभ्रक का उत्पादन अकेला करता है। सोच सकते हैं स्टूडेंट कितना बड़ी बात है, मात्र 2 राज्य मिलके इतना ज़्यादा मात्रा में अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। यानी कि उत्तम कोटि का एक अभ्रक होता है जिसका नाम है रूबी, उसका भी उत्पादन होता है। बिहार के गया, मुंगेर और भागलपुर जिला में अभ्रक पाया जाता है। झारखंड के धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिला में अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और
अजमेर जिला में अभ्रक का भी उत्पादन होता है स्टूडेंट। तो देख लिए हम लोग कि अभ्रक का उपयोगिता क्या क्या है, यानी कि अभ्रक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है एवं वितरण का अर्थ यही हुआ कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का 1 से लेके 7 नंबर तक के प्रश्न होते हैं समाप्त। अब है हम लोग का अंतिम प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, इसलिए स्टूडेंट चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेगा। खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। संरक्षण के उपाय मतलब क्या, खनिज को कैसे बचाया जाए, इसका उपाय आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कि सर क्या करें जो खनिज बचेगा। क्योंकि आप लोग जब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़े होंगे तो आप खुद जवाब दे पाइएगा कि क्या करने से खनिज बचेगा। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए कि खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। जो हमारा खनिज है वो क्या है, क्षयशील है। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसके बनने में काफ़ी लाखों वर्ष समय लगता है। संसाधन है, खनिज की मात्रा सीमित है, हम लोगों के पास खनिज की मात्रा सीमित है, यानी कि अगर लगातार हम लोग इसका प्रयोग करें तो एक समय ऐसा आएगा कि खनिज हमें नहीं मिलेगा। खनिज का पुनर्निर्माण असंभव है, यानी कि खनिज का अगर हम फिर से निर्माण करना चाहें तो ये असंभव है, इसके निर्माण करने में काफ़ी समय लगता है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है, इसलिए हम लोगों को खनिज बचाना चाहिए। फिर हम लोगों का खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय क्या क्या उपाय है करके हम बचा सकते हैं। तो खनिजों का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, यानी कि खनिजों का जो ये लगातार दोहन हो रहा है, बर्बादी हो रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा है खनिजों का बचत पूर्वक उपयोग, जितने भी खनिज है इसका बचत करके उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही करेंगे, जो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर फालतू में हमको इसका बर्बादी नहीं करना है। और तीसरा है कि कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो खनिज संरक्षित रहेगा और काफ़ी समय तक हम इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से पूरा होता है समाप्त। अब हम लोग अब यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए 1 मिनट आप लोग स्क्रीन पे स्टूडेंट कि हम लोग का देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो ये है ये वाला भी समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शक्ति ऊर्जा संसाधन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में आया कि नहीं आया, कहीं दिक्कत भी है तो बोलिए, उसे मैं सुधार करूंगा और आप लोगों को और बेस्ट समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अच्छा तरीके से कीजिएगा।